हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सेकंड लेक्चर के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में एंड उसके बाद अपन ने बात की थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में अपन क्या बात करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें भी उसके पूरे पार्ट दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अपन समझेंगे इसमें के अंदर किसके बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आज का सबसे पहले अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कशन किया था किसके इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था इसके अंदर, जिसके अंदर अपन ने बात की थी इसके ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बारे में एंड उसके बाद अपन ने बात की थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस किस तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। यदि जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर को कंप्लीट कर ले, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहां से आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आज का गोल अपना क्या रहने वाला है, आज के टारगेट में अपन कंप्लीट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, किस तरीके से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एलुलाई तक का पूरा जो पार्ट रहता है जहां से अपनी एयर अपनी बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर एंटर करती है, उस पूरे प्रोसेस को अपन आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर को आपको जरूर से ध्यान से देखना है। आज अपन क्या कंप्लीट करेंगे, आज अपन बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, चलो इसकी एक बार डेफिनेशन समझते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट अपन बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और कोई सा भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं आएगा। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एलुलाई तक जहां तक अपनी एयर अपन इनहेल करते हैं और जहां तक एलुलाई तक जाती है, उसके बाद जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वहां तक का जो कंप्लीट प्रोसेस एंड पाथवे होता है, उसके बारे में अपन आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसी को अपन बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट मतलब जहां पे गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता है, ओनली वहां पे क्या होती है, गैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, कोई भी गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता। अब आपको पता है कि कौन कौन सी गैसेज का एक्सचेंज होता है, तो अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। मतलब टिश्यू से एलुलाई के अंदर ऑक्सीजन CO2 को बाहर निकालते हैं और एलुलाई से टिश्यू के अंदर क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। तो वहां पे क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज। लेकिन जब अपन कंडक्टिंग पार्ट की बात करते हैं तो वहां पे गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं अपन कंडक्टिंग पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी पार्ट, जहां गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। कंडक्टिंग पार्ट में कोई भी गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो कंडक्टिंग पार्ट है उसमें गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता। किसमें, कंडक्टिंग पार्ट में किसी भी तरीके का गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, यदि गैसेज का एक्सचेंज कंडक्टिंग पार्ट में नहीं होता तो वहां पे क्या क्या होता है, वहां पे होता है ट्रांसपोर्ट होता है किसका, एयर से, एयर का। यदि आप किसी एयर को एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हो तो उसका ट्रांसफर किसके द्वारा होगा, कंडक्टिंग पार्ट के अंदर ही ये सब प्रोसेस होते हैं। किस किस के, जैसे ट्रांसपोर्ट होगा एयर का फिल्ट्रेशन होगा। यदि आप कोई सी भी एयर एंटर करते हो अपनी बॉडी के अंदर तो उसके अंदर कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं जो आपके लंग्स को या एलुलाई को डैमेज कर सकते हैं। तो इसमें रोल क्या किसका रहता है, कंडक्टिंग पार्ट का रहता है, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एयर को, फिल्टर करता है एयर को, ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर का, और वार्म करता है, मतलब टेम्परेचर की भी कंट्रोल करता है, वार्मिंग करता है, सब कुछ करता है। और वहां पे कौन सी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, ओल्फैक्टरी एपिथीलियम वहां पे प्रेजेंट होती है। और कंडक्टिंग पार्ट में अपन सेंस को स्मेल कर सकते हैं, मतलब जो आसपास की, मतलब जैसे भी अपन किसी चीज को इनहेल कर रहे हैं और उसको अपन को सेंस कर रहा है कि अपन को किस चीज की स्मेल आ रही है, तो उसको भी सेंस करने का काम किसका रहता है, कंडक्टिंग पार्ट का। तो अपन ने कंडक्टिंग पार्ट के बारे में क्या पढ़ा, मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कंडक्टिंग पार्ट जहां गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता, और दूसरा पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट जहां गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो अपन ने कंडक्टिंग पार्ट में पढ़ा कि वहां गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता, वहां ओनली ट्रांसपोर्ट होता है किसका, एयर का, फिल्ट्रेशन होता है एयर का, ह्यूमिडिफाई होती है एयर, और वार्म होती है एयर, और वहां पे ओल्फैक्टरी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, और वहां पे सेंस होता है किसका, स्मेल का।
उसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, जो एक्सचेंज होता है जहां गैसेस का, मतलब पहले तो एयर ट्रांसफर हो गई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से कंडक्टिंग पार्ट के अंदर, फिर कंडक्टिंग पार्ट के बाद कहाँ चली गई, रेस्पिरेटरी पार्ट जहां गैसेज का एक्सचेंज होना है। कहाँ होता है गैसेज का एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या होता है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब रेस्पिरेटरी पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, साइट बोलेंगे गैसेज की एक्सचेंज होने की, वहां पे गैसेज का एक्सचेंज होता है। कहाँ, रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर। वहां पे गैसेज का एक्सचेंज किस तरीके से होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, डिफ्यूज होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। कहां से, एल्वुलाई से। एल्वुलाई से ऑक्सीजन किस में जाती है, ब्लड के अंदर। और CO2 का डिफ्यूजन कहां से होता है, एल्वुलाई इनटू एल्वुलाई, मतलब ब्लड से CO2 कहां आती है, एल्वुलाई में। इसी को ही तो अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। अपन ने रेस्पिरेशन किसको बोला था, कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को बाहर निकालना, इसी को अपन ने क्या बोला था, रेस्पिरेशन। तो ये एक्सचेंज कहां पे हो रहा है, रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर ये हो रहा है, जहां अपन ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके किसके अंदर ले रहे हैं, ब्लड के अंदर ले रहे हैं। कहां से, एल्वुलाई से ब्लड में ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और CO2 को कहां से डिफ्यूज कर रहे हैं, ब्लड से एल्वुलाई में डिफ्यूज कर रहे हैं। तो इसी पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंजिंग पार्ट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन ने दो भाग में डिवाइड किया, किसमें, कंडक्टिंग पार्ट में और रेस्पिरेटरी पार्ट में। तो आपको ये ओवरव्यू अपने दिमाग में चलाना है कि अपने सबसे पहले रेस्पिरेटरी पार्ट पढ़ा, ऑक्सीजन को इनहेल किया, उसको अपन ने ब्रीथिंग बोला, CO2 को बाहर निकाला, उस प्रोसेस को अपन ने ब्रीथिंग बोला। फिर एयर एंटर कर गई अपने रेस्पिरेटरी पार्ट में, जिसको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट था कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा पार्ट था रेस्पिरेटरी पार्ट। उसके बाद अपन ने बात की कि जो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं किसके अंदर, रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर, कि किस किस के भाग में डिवाइड किया गया है, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन कंप्लीट पढ़ेंगे, वहां बीच बीच में कौन कौन सी चीजें आएंगी जिसको अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि नोज होते हैं, वहां पे नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, अपने ये बाहर के जो इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये नोज आ गए, यहाँ से क्या करती है, एयर एंटर करती है। उसके बाद एयर कहाँ जाती है, नेजल चेम्बर के अंदर जाती है, फिर माउथ में चली गई, फिर बकल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स, मतलब माउथ से भी अपने एयर एंटर करती है, बकल कैविटी जिसको बोलते हैं अपन अंदर माउथ के अंदर, और ये नेस्ट्रल के अंदर ये क्या आ गया, नेजल चेम्बर आ गया, वहां से एयर जाती है। फिर इसके बाद जाती है कॉमन पैसेज होता है, फेरिंग, जिसको अपन कॉमन पैसेज बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहां से फूड भी ट्रांसफर होता है और एयर भी ट्रांसफर होती है, इस वजह से अपन फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, कॉमन पैसेज। उसके बाद एयर एंटर करती है लेरिंग्स में, और जो खाना रहता है वो तो किस में ट्रांसफर हो जाता है, फूड पाइप, जिसको अपन बोलते हैं ईसोफेगस। उसके बाद यदि एयर रहती है तो वो किस में ट्रांसफर होती है, ट्रेकिया में। तो फेरिंग्स तो कॉमन पैसेज हो गया किसका, एयर का और फूड का, किसको बोलते हैं अपन, कॉमन पैसेज, फेरिंग्स को। यदि अपन खाना खा रहे हैं तो किस में ट्रांसफर होगा, ईसोफेगस में, और यदि अपन एयर एंटर कर रही है, अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो किस में एंटर होगा, ट्रेकिया में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप। उसके बाद ट्रेकिया में ब्रोंकाई होती है, और उसके बाद लंग्स में जहां पे एल्वुलाई प्रेजेंट होती है वहां पे अपनी एयर चली जाती है। तो आप ओवरव्यू देखोगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसका ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहले एयर किस में एंटर करती है, नोज के अंदर, फिर वहां नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, नेजल चेम्बर प्रेजेंट होता है, इसको अपन बकल कैविटी बोलते हैं। माउथ के अंदर क्या होती है, बकल कैविटी। फिर फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, वहां पे ट्रांसफर होगा। फिर लेरिंग्स, जहां ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक ट्रेकिया और फेरिंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है लेरिंग्स, जहां से एयर एंटर करके जाती है, और लेरिंग्स के अंदर ही अपना साउंड का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ट्रेकिया में जाती है, और फिर ईसोफेगस जहां पे फूड का ट्रांसफर होता है। ये ब्रोंकाई हो गई, यहाँ पर एयर एंटर करके लंग्स में चली जाती है, जहां पर एल्वुलाई प्रेजेंट होती है। ये एल्वुलाई की स्ट्रक्चर हो गई, ब्रोंक्यूल्स, इसको एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई के बारे में भी अपन इसमें आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि नोज क्या होता है। नोज जहां से अपने एयर एंटर करती है, नोज रहता है जो इसको अपन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलते हैं, जो प्रेजेंट रहता है अपर लिप्स के ऊपर। ये लिप्स हो गया, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो गया, ये नोस्ट्रिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। उसके बाद नोस्ट्रिल्स किसमें ओपन होते हैं, ये होते हैं नेजल पैसेज के अंदर, मतलब ये नोस्ट्रिल्स हो गए। इसके अंदर आगे जाके ये किसको क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज, मतलब नोस्ट्रिल के जो आगे चीज होती है उसको अपन बोलते हैं नेजल पैसेज। और नेजल पैसेज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेजल चेम्बर, जहां एट द रूफ ऑफ द नेजल चेम्बर कौन सी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, ओल्फैक्टरी एपिथीलियम, जो अपन को सेंस करती है किसी भी स्मेल को सेंस करने के अंदर। तो नोज के अंदर क्या हो गया, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गए जो अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और फिर ये नोस्ट्रिल्स ओपन किस में होते हैं, नेजल पैसेज के अंदर होते हैं। और नेजल पैसेज के अंदर नेजल चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसके रूफ के ऊपर कौन सी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, ओल्फैक्टरी एपिथीलियम।
जिसका काम क्या रहता है, सेंस करने का। मतलब कोई भी स्मेल आपने देखा होगा कि कहीं भी आप कचौड़ी वगैरह खाने जाते हो तो आपको एकदम से स्मेल आ जाती है, मतलब सुगंध आने लगती है कि वो कहाँ से आ रही है। तो इसमें नेजल का, अपने नाक का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। तो नोज के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं, नोस्ट्रिल के अंदर क्या होता है, नेजल पैसेज होता है और उसी के अंदर नेजल चैम्बर रहता है और उसी के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। उसके बाद अपन बात करेंगे कि कार्टिलेज क्या होती है। आपको पता होगा कि अपन नाक को इधर उधर कर सकते हैं, यदि ये बोन होती तो अपन इसको इधर उधर नहीं कर सकते थे। अपन नाक को इधर उधर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है। कौन कौन सी 2 टाइप की कार्टिलेज होती है। सबसे पहली कार्टिलेज होती है हाइलिन कार्टिलेज और दूसरी होती है इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है नेजल सेप्टम के अंदर। ये जो बीच का नेजल सेप्टम होता है जो दोनों एक्सटर्नल नोस्ट्रिल को डिवाइड करता है, इसको अपन बोलते हैं नेजल सेप्टम। जहां कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, हाइलिन कार्टिलेज। और नोज टिप ये हो गया अपना, क्या हो गया, नेजल सेप्टम तो ये हो गया जहां कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, हाइलिन कार्टिलेज। और ये नोज टिप हो गया, यहाँ पे कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, इलास्टिक कार्टिलेज। तो कार्टिलेज को अपन ने 2 टाइप की कार्टिलेज पढ़ी, हाइलिन कार्टिलेज जो नेजल सेप्टम में प्रेजेंट होती है जो दोनों एक्सटर्नल नोस्ट्रिल को डिवाइड करती है, और इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है नोज की टिप पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज नोज की टिप पर प्रेजेंट होंगे। तो अपन ने बात कर ली कार्टिलेज की कि नोज में पढ़ लिया एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होती है, नेजल पैसेज हो गया, नेजल पैसेज के अंदर नेजल चैम्बर होते हैं जहां पे ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जिसको अपन स्मेल कर सकते हैं उसकी मदद से। फिर अपन ने बात की थी कार्टिलेज की, जो नेजल सेप्टम होता है वहाँ हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, तो नोज की टिप होती है वहाँ इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो सेंस करती है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट होता है, ये सेंसरी हेयर सेल होते हैं। क्या होते हैं, सेंसरी हेयर सेल होती है जहाँ बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अपन ने बात की थी कि ये स्मेल कर सकती है। तो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में क्या होते हैं, जो एपिथेलियम नेजल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होती है वहां पे सेंसरी हेयर सेल प्रेजेंट होती है जो बाइपोलर टाइप की होती है, मतलब 2 पोलर होते हैं उसके जो न्यूरॉन होते हैं, 2 बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। अब आपको पता होगा कि न्यूरॉन का काम क्या होता है। यदि अपन कहीं पर भी हाथ लगाते हैं तो अपने ब्रेन को उस चीज़ का सिग्नल पहुंच जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि जो अपने सेंसरी हेयर सेल होती है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर, वो सेंस कर लेती है कि कौन सी स्मेल अपने पास आ रही है। तो क्या प्रेजेंट होती है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में, सेंसरी हेयर सेल प्रेजेंट होती है जो बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और म्यूकस भी प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, नोज के अंदर जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होते हैं उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, ट्रैप करती है डस्ट पार्टिकल्स को। क्या करती है, ट्रैप कर लेती है जो डस्ट पार्टिकल अपने, जब अपन सांस लेते हैं एयर अपने अंदर जाती है तो कुछ डस्ट पार्टिकल साथ में एयर के चले जाते हैं। जो कौन ट्रैप कर लेता है उनको, म्यूकस ट्रैप कर लेती है। किसके अंदर, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है। आपको इतना क्लियर हो गया कि अपन ने नोज के बारे में पढ़ा। नोज के अंदर क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं, वहाँ ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जिसके अंदर सेंसरी हेयर सेल होते हैं और म्यूकस होती है। और जो अपना नोज है वो कार्टिलेज का बना होता है, जो नेजल सेप्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। और जो नोज की टिप हो गई, ये टिप हो गई, ये किसकी बनी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज की। तो आपको इतना क्लियर होगा अगर नोज अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे यूस्टेचियन ट्यूब के बारे में कि यूस्टेचियन ट्यूब क्या होती है। ये क्या करती है, कनेक्ट करती है मिडिल एयर को नेजोफेरिंग्स के अंदर। नेजोफेरिंग्स से क्या करती है, कनेक्ट करती है। अब आप बोलोगे कि ये यूस्टेचियन ट्यूब क्या होती है। अब आप यदि अपने कान या ईयर की स्ट्रक्चर देखोगे तो यूस्टेचियन ट्यूब यहाँ प्रेजेंट होती है। यूस्टेचियन ट्यूब ये प्रेजेंट हो रही है, ये कनेक्ट कर रही है जो अपना ये फेरिंग्स वाला एरिया हो गया ना, मतलब बकल कैविटी के आगे जाके क्या आती है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स, फिर आता है ट्रेकिया। ये वाइंड पाइप की बात कर लिए। और जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पैसेज होता है किस किस के लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। तो यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है, कनेक्ट करती है मिड ईयर को, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, मिड ईयर को किससे करती है, नेजोफेरिंग से क्या करती है, कनेक्ट करती है। कौन, यूस्टेचियन ट्यूब। बस आपको इतना याद रखना है कि जैसे बकल कैविटी के बाद आ गया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आ गया लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद आ गया ट्रेकिया। तो जो फेरिंग्स होती है यहाँ पे इसके भी 3 पार्ट हो गए, अपन आगे बात करेंगे। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें जो नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट होता है ये कनेक्ट करता है मिडिल एयर टू नेजोफेरिंग्स को। जो यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है, कान के जो 3 पार्ट हो गए उसमें से मिड ईयर को नेजोफेरिंग्स से कनेक्ट करती है। कौन, यूस्टेचियन ट्यूब। अब आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि जो नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट हो गया
ये मिड ईयर को कनेक्ट कर रहा है किसके द्वारा, यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा। बस आपको ये याद रखना है। उसके बाद अपन बात करेंगे, जैसे ही अपन ने एक्सटर्नल नोस्ट्रल की बात कर ली, नेजल चैम्बर की बात कर ली, अब एयर एंटर कहाँ गई, फेरिंग्स के अंदर। अब अपन बात करेंगे फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड और एयर के लिए। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एकमात्र पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ऐसा पार्ट है फेरिंग्स जो किस किस के लिए कॉमन होता है, फूड के लिए और एयर के लिए। अब इसको डिवाइड किया गया है फेरिंग्स को भी 3 पार्ट के अंदर। अपन ने सब ऊपर बात की थी कि नेजोफेरिंग्स और मिड ईयर कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा। तो वहां पे अपन बात करेंगे की थी कि जो नेरोफेरिंग्स होता है, जो यहाँ पे डिवाइड है किसका पार्ट है, फेरिंग्स का, जो किससे कनेक्ट होता है, मिड ईयर से, किसके द्वारा, यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा। अब अपन ने यहाँ बात करी किसकी, फेरिंग्स की। फेरिंग्स इसके लिए कॉमन है, फूड के लिए और एयर के लिए। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। तो आपको तीनों याद होने चाहिए। नेजोफेरिंग्स कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ये नेजोफेरिंग्स यहाँ पे हो गया, ये ओरोफेरिंग्स हो गया और ये लेरिंगोफेरिंग्स हो गया। और यहीं पे क्या हो गया, यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग हो गई, जो कहाँ से आ रही है, ईयर से। जो कहाँ से आ रही है, ईयर से आ रही है यूस्टेचियन ट्यूब। जो कौन कौन कनेक्ट रहता है, ये नेजोफेरिंग्स भी इसके पास ही है, तो ये कनेक्ट करती है किसको, फिर नेजोफेरिंग्स को मिड ईयर से। कौन कनेक्ट करती है, यूस्टेचियन ट्यूब। तो फेरिंग्स के बारे में आपने पढ़ लिया कि फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और एयर के लिए। और इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद अपन बात करेंगे लेरिंग्स के बारे में। लेरिंग्स का क्या काम है, अपन ने बात कर ली नोस्ट्रिल, फेरिंग्स कंप्लीट हो गया। अब अपन कहाँ पे आ गए, लेरिंग्स के पास आ गए, जो जिसका काम क्या है, साउंड का प्रोडक्शन करना। तो लेरिंग्स के बारे में अपन क्या बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल इट द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये साउंड का प्रोडक्शन करता है। कौन, लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या करता है, कनेक्ट करता है फेरिंग्स को किससे, ट्रेकिया से। फेरिंग्स को ट्रेकिया के बीच में कौन आ रहा है, लेरिंग्स। तो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है, फेरिंग्स को कर रहा है किससे, ट्रेकिया से। और ये किस किस में मदद करता है, हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में। किस में हेल्प करता है, साउंड के प्रोडक्शन को हेल्प करने में मदद करता है। तो लेरिंग्स क्या हो गया, जिसको अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स को किससे, ट्रेकिया से। और ये किस में हेल्प करता है, साउंड के प्रोडक्शन में। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में मेनली अपन बात करेंगे, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो भी कार्टिलेज से बनी होती है। मतलब उसके अंदर किसी तरीके की बोन नहीं होती है, वो एक कार्टिलेजिनस ऑर्गन से बनी होती है। और इसमें कितनी प्रकार की कार्टिलेजेस पाई जाती है, इसमें 9 प्रकार की कार्टिलेज पाई जाती है। अब उनके बारे में बात करेंगे कौन कौन से 9 प्रकार की, 9 टाइप की कार्टिलेज पाई जाती है। तो अपन ने बात करी लेरिंग्स की, ये वॉइस बॉक्स है। फेरिंग्स और ट्रेकिया को कनेक्ट करता है कौन, लेरिंग्स, और हेल्प करता है किसमें, साउंड प्रोडक्शन में। और लेरिंग्स की जी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कार्टिलेजिनस ऑर्गन होता है, जो किससे बनता है, 9 कार्टिलेजेस से बनता है। अपन बात करेंगे यहाँ लेरिंग्स की, तो इसमें 3 तो होती है पैर के अंदर। पैर कार्टिलेज कितनी होती है, 3। तो ये टोटल कितनी हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, 6 कार्टिलेजेस हो गई। और 3 होती है अनपेयर, जो यहाँ पे कितनी हो गई, 3। तो ये मिला के कितनी हो गई, 9 कार्टिलेजेस। और पेयर कार्टिलेजेस कौन सी होती है, जिसको अपन बोलते हैं, एक तो अरिटनोइड जो हाइलिन कार्टिलेजेस से बनी होती है, और एक होती है कॉर्निकुलेट जो इलास्टिक कार्टिलेजेस से बनी होती है, और एक होती है क्यूनिफॉर्म जो इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है। ये तो कौन होगी, पेयर कार्टिलेज हो गई। और अनपेयर कार्टिलेज की बात करेंगे तो इसमें हो गई एपिग्लोटिस, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये 3 कार्टिलेज ऐसी हो गई जो अनपेयर है, जिसमें एपिग्लोटिस किससे बनी होती है, इलास्टिक कार्टिलेजेस से। और थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज किससे बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज से। तो आपको ये लेरिंग्स का पता हो गया होगा कि इसको अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है फेरिंग्स को ट्रेकिया से। और ये किसमें हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में। लेरिंग्स बना होता है कार्टिलेज से, जो 9 कार्टिलेज से बना होता है, जिसमें 3 तो पेयर होती है, जिसको अपन बोलते हैं अरिटनोइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। और अनपेयर होती है 3, जो एपिग्लोटिस, थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज से बनी होती है। अब अपन तीनों की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। सबसे पहले बात करेंगे अपन अनपेयर कार्टिलेज की। जो सबसे पहली अनपेयर कार्टिलेज कौन सी होगी, एपिग्लोटिस, जो यहाँ प्रेजेंट होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे थायराइड कार्टिलेज की, जो यहाँ प्रेजेंट होती है। क्रिकोइड कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट होती है। ये पूरा ट्रेकिया का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ट्रेकिया के ऊपर लेरिंग्स का स्ट्रक्चर हो गया, जो फेरिंग्स को ट्रेकिया को कनेक्ट कर रहा है। तो ये लेरिंग्स के अंदर एपिग्लोटिस, थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज आपको
पता लग गई कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, 3 तो होती है अनपेयर। अब अपन बात करेंगे पेयर वाले की, तो पेयर वाले की एक तो हो गई अरिटेनॉइड कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट है, कॉर्निकुलेट यहाँ प्रेजेंट है और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट है। ये तीनों जो कार्टिलेज हो गई ये पेयर हो गई। तो आपको लेरिंग्स समझ आया होगा कि ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है और कार्टिलेज से बना होता है, 9 कार्टिलेज से बना होता है, 3 पेयर होती है और 3 अनपेयर होती है। इन्होंने अपनी स्ट्रक्चर भी देख ली कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स तो हो गया साउंड प्रोडक्शन का, अब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वॉइस बॉक्स। द लेरिंग्स इज द साउंड प्रोडक्शन साइट ऑफ साउंड प्रोडक्शन। ये अपन ने पढ़ लिया कि जो लेरिंग्स है वो किसमें हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन के अंदर। अब वॉइस बॉक्स के अंदर, लेरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, वॉइस बॉक्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, वोकल कॉर्ड्स। वॉइस बॉक्स में अपन बात करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहती है। 2 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। वहां पे कितनी वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहती है, 2 पेयर में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहती है, जिसको अपन बोलते हैं सुपीरियर वोकल कॉर्ड जो ऊपर प्रेजेंट रहती है, और दूसरी होती है इंफीरियर वोकल कॉर्ड जो नीचे प्रेजेंट होती है। पहली हो गई सुपीरियर वोकल कॉर्ड, नीचे हो गई इंफीरियर वोकल कॉर्ड। तो सुपीरियर वोकल कॉर्ड को अपन क्या बोलेंगे, फॉल्स वोकल कॉर्ड, और जो इंफीरियर वोकल कॉर्ड हो गई वो क्या होगी, ट्रू वोकल कॉर्ड। तो इनमें साउंड का प्रोडक्शन होता है किन किन के अंदर, वोकल कॉर्ड के अंदर। तो अपन बात करेंगे कि किसके अंदर कौन सी वोकल कॉर्ड है, एक तो सुपीरियर हो गई और इंफीरियर हो गई, कि कौन सी वोकल कॉर्ड के अंदर रियल में साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले अपन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करेंगे कि जो इंफीरियर, जिसको अपन ट्रू वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, वो क्या करती है, रेस्पॉन्सिबल होती है एक्चुअल साउंड प्रोडक्शन के अंदर। कौन सी, इंफीरियर जो वोकल कॉर्ड होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है एक्चुअल साउंड प्रोडक्शन के अंदर। जो एक्चुअल में अपन साउंड प्रोडक्शन करते हैं, जो अपन बोलते हैं, वो किसका रोल रहता है उसमें, सबसे पहले इंफीरियर वोकल कॉर्ड का अंदर किसका रोल रहता है, इंफीरियर वोकल कॉर्ड का अंदर, जिसको अपन ट्रू वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रहेगा होगा कि जो इंफीरियर वोकल कॉर्ड होती है, जिसको अपन ट्रू वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, उसका रोल रहता है एक्चुअल साउंड प्रोडक्शन के अंदर। दूसरा, साउंड प्रोड्यूस होता है ओनली कब, जब अपन एक्सहेलेशन करते हैं, मतलब अपन CO2 को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, मतलब एक्सहेलेशन करते हैं ना, तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो इंफीरियर वोकल कॉर्ड होती है, जिसको अपन ट्रू वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, वो क्या करती है, एक्चुअल साउंड प्रोड्यूस करती है। और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कब होता है, जब अपन एक्सहेल करते हैं किसी गैस को, तब क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। अब तीसरा पॉइंट अपन बात करेंगे, ड्यूरिंग साउंड प्रोडक्शन द इंफीरियर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। सीधी सी बात है यार, साउंड प्रोड्यूस कब हो रहा है, जब उस वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। तो क्या होता है, जब साउंड प्रोड्यूस होता है, जो इंफीरियर वोकल कॉर्ड या ट्रू वोकल कॉर्ड होती है, उसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो ये अपन ने बात कर ली। द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वोकल सेक। जो दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वोकल सेक बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर ली कि वॉइस बॉक्स होता है, जो किसके अंदर होता है, लेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका काम रहता है साउंड प्रोडक्शन का। और वोकल कॉर्ड 2 पेयर में होती है। पहली होती है सुपीरियर वोकल कॉर्ड, जिसको फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं, और दूसरी रहती है इंफीरियर वोकल कॉर्ड, जिसको ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जो इंफीरियर वोकल कॉर्ड होती है, जो एक्चुअल साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और साउंड प्रोडक्शन कब होता है, जब एक्सहेलेशन होता है। और ड्यूरिंग साउंड प्रोडक्शन क्या करती है, इंफीरियर जो वोकल कॉर्ड करती है वो वाइब्रेट करती है। सीधी सी बात है, आप भी अपना इतना सा दिमाग लगा सकते हो कि उस वोकल कॉर्ड में कुछ भी होगा तभी तो साउंड प्रोडक्शन होगा, तब वो वाइब्रेट करती है, तब साउंड का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो दोनों वोकल कॉर्ड है उसके बीच में जो स्पेस रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वोकल सेक। उसके बाद अपन बात करेंगे कि आपने नोटिस किया होगा, जो मेल रहते हैं फीमेल रहते हैं, उनकी दोनों की वॉइस के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, वो मेजरली क्यों डिफरेंस रहता है, उसका मेन रीजन यही है। जो सुपीरियर और इंफीरियर वोकल कॉर्ड होती है उनके बीच का जो स्पेस रहता है उसको अपन बोलते हैं वोकल सेक। जो वोकल सेक रहता है वो इनलार्ज रहता है, मतलब ज़्यादा लार्ज रहता है, किसके अंदर, मेल के अंदर, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। किसके अंदर, मेल के अंदर जो वोकल सेक रहती है वो इनलार्ज रहती है, मतलब जो दोनों सुपीरियर और इंफीरियर वोकल कॉर्ड के बीच का स्पेस है वो इनलार्ज रहता है, जो किसकी वजह से रहता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। इस वजह से जो मेल की वॉइस होती है वो लो पिच होती है, मतलब आपने देखा होगा फीमेल की वॉइस ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब दूर तक जा सकती है, लेकिन मेल की जो वॉइस है वो कम दूरी तक जा सकती है। उसका रीजन क्या है, वोकल सेक इनलार्ज रहता है, किसके अंदर, मेल के अंदर। और वो किसकी वजह से रहता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन की वजह से।
अब अपन बात करेंगे कि जैसे ही फीमेल में अपन ने बात की कि वहाँ पे वोकल सेक रहती है वो इनलार्ज रहती है, तो जैसे ही फीमेल की बात करेंगे तो जो वहाँ वोकल सेक रहती है वो स्मॉलर रहती है। स्मॉलर मतलब मेल के तुलना में कम छोटी रहती है वोकल सेक। इस वजह से फीमेल की वॉइस होती है जो वो हाई पिचेज रहती है, मतलब वहाँ पे स्पेस कम रहता है। इस वजह से जो फीमेल की वॉइस रहती है वो हाई पिच में रहती है, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है उसके अंदर और वो ज़्यादा दूर तक उसकी आवाज़ पहुँच सकती है। अपन ने क्या बात की, वोकल सेक रहती है जो मेल के अंदर क्या रहती है, इनलार्ज रहती है, और जो मेल की वॉइस होती है वो लो पिच होती है। और जो फीमेल की अपन ने बात की तो जो फीमेल की वो वोकल सेक रहती है वो स्मॉल रहती है किसकी, मेल की तुलना में। इस वजह से जो फीमेल की वॉइस रहती है वो हाई पिच रहती है। तो अपन ने बात कर ली मेल एंड फीमेल की जो वोकल सेक रहती है उसके ऊपर डिपेंड रहती है क्या, लो वॉइस की पिच की, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। उसके बाद अपन ने वॉइस बॉक्स आपका कंप्लीट रह गया जिसका काम रहता है साउंड प्रोडक्शन। उसमें 2 टाइप की वोकल कॉर्ड पाई जाती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरियर का रहता है एक्चुअल साउंड प्रोडक्शन के अंदर, जिसके अंदर वोकल सेक पाया जाता है। जो वोकल सेक डिपेंड करता है कि मेल के अंदर जो इनलार्ज रहता है, इस वजह से मेल की वॉइस लो पिच रहती है, और फीमेल के अंदर वोकल सेक स्मॉलर रहता है, इस वजह से फीमेल की जो वॉइस रहती है वो हाई पिच रहती है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे ट्रेकिया की। अपन ने बात कर ली किसकी, एक्सटर्नल नोस्ट्रल की बात की। उसके बाद कहाँ आए अपन, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बाद अपन कहाँ किसकी बात की, अपन ने लेरिंग्स की। अब लेरिंग्स के बाद किसकी बात करेंगे अपन, ट्रेकिया की, जो क्या होता है एक तरीके का वाइंड पाइप होता है जिसके अंदर से एयर एंटर करके लंग्स के अंदर जाती है, और लंग्स में क्या होती है, एल्वुलाई प्रेजेंट होती है जहाँ एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अपन बात करेंगे जो आपका जो ट्रेकिया रहता है ये सबसे बड़ा रहता है, इसके अंदर ही डिवाइड रहती है बहुत सी चीज़ें। तो क्या रहता है ट्रेकिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप बोलते हैं। ट्रेकिया को अपन क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप रहते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली कितना लंबा रहता है, 12 सेंटीमीटर क्या रहता है, लॉन्ग रहता है। कौन, ट्रेकिया। जो कहाँ तक प्रेजेंट होता है, जो मिड थोरेसिक कैविटी के बीच तक प्रेजेंट होता है। जो मिड थोरेसिक कैविटी आ गई यहाँ तक क्या प्रेजेंट रहता है, ट्रेकिया या वाइंड पाइप। जो किसके द्वारा बना होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। ये कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है, इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेकिया के अंदर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है। तो आपको याद रखना है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ट्रेकिया के अंदर या वाइंड पाइप के अंदर। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे मेजरली बात, ट्रेकिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, सी शेप हाइलिन कार्टिलेजनस प्रेजेंट होती है। सी शेप की जो हाइलिन कार्टिलेज होती है वो प्रेजेंट होती है। ये क्या रहती है, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकती है। ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकती है। जब एयर ट्रेकिया में एंटर करती है तो उसको सिकुड़ने से रोकती है। कौन, सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज। और ये रिंग होती है, इनकम्प्लीट होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, अपने ये भाग तो हो गया आगे वाला वेंट्रल पार्ट हो गया। ये जो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ये डोर्सल साइड, मतलब अपने बैक के साइड जो वर्टिबल कॉलम होती है वहां प्रेजेंट होती है। कौन, सी शेप हाइलिन कार्टिलेजनस। ट्रेकिया किससे सपोर्टेड होता है, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, रिंग्स आर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, मतलब पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। तो अपन ने ट्रेकिया के बारे में क्या पढ़ा, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, मिड थोरेसिक कैविटी के अंदर, जो किससे द्वारा लाइन होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम से। जो किसके द्वारा सपोर्टेड रहता है, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज से। जो रिंग्स होती है वो इनकम्प्लीट होती है कहाँ, डोर्सल साइड के अंदर। ये अपन ने बात कर ली। अब अपन आगे जाके बात करेंगे कि जो ट्रेकिया रहता है वो डिवाइड रहता है कहाँ पे, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर। इस डायग्राम में अपन बात करेंगे कि कहाँ कहाँ डिवाइड रहता है और ये डिवीजन कहाँ तक रहता है। ये रहता है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक। कहाँ तक, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। अपन ने बात कर ली ट्रेकिया के बारे में कि उसके अंदर जैसे 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है, और सी शेप की हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है डोर्सल साइड में। लेकिन ट्रेकिया जो डिवाइड रहता है वो राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाता है। और ये डिवीजन कहाँ तक रहता है, ये रहता है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक। जहाँ तक अपनी आपके वर्टिबल कॉलम की 5th थोरेसिक वर्टिब्रा नहीं आ जाती वहाँ तक क्या रहता है, ट्रेकिया डिवाइड रहता है। कहाँ तक डिवीजन अकर रहता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक। तो ट्रेकिया का ये आप डायग्राम देख सकते हो कि ये ऊपर तो रह गया एपिग्लोटिस, जो क्या करता है, ट्रेकिया के अंदर फूड को एंटर करने से क्या करता है, रोकता है। और उसके आगे क्या प्रेजेंट है, लेरिंग्स, जहाँ कहाँ होता है साउंड का प्रोडक्शन। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ट्रेकिया हो गया, जहाँ पर ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, सी शेप हाइलिन कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट है।
और ये ब्रोंकस हो गया जहाँ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो गई, और ये ट्रेकिया आगे जाके लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होके लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है, और ये लंग्स की मेम्ब्रेन हो गई प्लूरल मेम्ब्रेन एनवुलाई, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या बात की कि ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। तो ये डायग्राम से अपन समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रेकिया हो गया जिसमें सी शेप हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग हो गई, क्या हो गई, सी शेप हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग्स हो गई, जो प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड रहती है। तो ये क्या हो गई, प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई और ऐसे ब्रोंक्यूल्स बनाती रहती है। कौन, ये ब्रोंकाई ऐसे क्या करती है, ट्रेकिया डिवाइड हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई में। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो गई, टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो गई, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और फिर ब्रोंक्यूल्स किस में डिवाइड हो गए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स बढ़ाती है और ये फिर ऐसे करते करते एल्वेलाई तक, एल्वेलर डक्ट में पहुंच जाती है। इसका अपन बात करेंगे आगे। जैसे अपन ने बात की कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक यहाँ पे आ गई, फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ पल्मोनरी वेन्यूल और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जहाँ एल्वेलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे पहुँच जाती है। और इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई है एल्वेलाई से, इधर आ गई, और CO2 किधर आ गई, टिश्यू से एल्वेलाई में आ गई, जहाँ एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होता है। अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे ओनली ट्रेकिया की। अपन किसकी बात कर रहे थे, ट्रेकिया की। ट्रेकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, प्रेजेंट रहता है मिड थोरेसिक कैविटी तक। लाइन रहती है, कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमिनार एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है। सी शेप की हाइलिन कार्टिलेजिनस प्रेजेंट होती है, जो डोर्सल साइड में इनकम्प्लीट सी शेप होती है। वो ट्रेकिया डिवाइड होता है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ये डिवीजन कहाँ तक रहता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक। ये अपन ने यहाँ डायग्राम देख लिया था जो NCERT में दे रखा है। और ये ट्रेकिया इस तरीके से डिवाइड होता है, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड होता है। और ये अपन ने एल्वेलाई का अभी इसका ओवरव्यू डिस्कस किया है। एल्वेलाई के बारे में अपन आगे बात करेंगे, जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। जो ट्रेकिया जहाँ पे इन ब्रोंकाई से डिवाइड होता हुआ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल से डिवाइड होता हुआ एल्वेलर डक्ट के थ्रू किसमें ओपन होती है, एल्वेलाई के अंदर। कौन, ये ट्रेकिया पूरा। उसके बाद अपन बात करेंगे थोरेसिक केज। अब ये थोरेसिक केज या रिब केज क्या होता है, ये क्या करता है, अपने लंग्स को और हेड को क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम देता है। कौन, थोरेसिक रिब केज। ये किस तरीके से इसका फॉर्मेशन रहता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गया अपने यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लंग्स, हेड यहीं प्रेजेंट रहता है, किसके अंदर, ये रिब्स और इनके सबके अंदर। तो इससे क्या बनता है, पूरा एक तरीके का थोरेसिक केज बनता है। कैसे, वेंट्रल के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, अपने स्टर्नम। आपने देखा होगा कि अपने वेंट्रल हो गए तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम, जो एक तरीके की लंबी लॉन्ग बोन होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, वेंट्रल के अंदर, जिसको अपन एंटीरियर भी बोलते हैं। अब लेटरल की अपन बात करेंगे तो लेटरल में क्या प्रेजेंट होती है, रिब्स प्रेजेंट होती है। तो वेंट्रल में किसकी बात कर ली अपन ने, स्टर्नल की। अब ये लेटरल में क्या हो गई, रिब्स प्रेजेंट हो गई, कहाँ, लेटरल के अंदर। और फिर डोर्सल में क्या प्रेजेंट हो गई, वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सल में क्या प्रेजेंट हो गई, वर्टिब्रल कॉलम। और इंफीरियर में क्या प्रेजेंट हो गया, डायाफ्राम। तो कहाँ की बात हो गई, वेंट्रल के में स्टर्नम, डोर्सल में वर्टिब्रल कॉलम और लेटरल में रिब्स और इंफीरियर में क्या प्रेजेंट हो गया, डायाफ्राम। इन्हीं 4 चीजों से मिलकर अपना क्या बनता है, रिब केज, जो अपने किस किस को सपोर्ट प्रदान करता है, लंग्स को और हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है, किस किस की, लंग्स की और हेड की। तो आपको ये याद रखना है कि रिब केज किस किस से मिलके बना होता है, किस किस से बना होता है, वेंट्रल में बना होता है स्टर्नम से, लेटरल में बना होता है रिब्स से, डोर्सल में बना होता है वर्टिब्रल कॉलम से, और इंफीरियर में किसके बना होता है, डायाफ्राम से। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करता है किसको, लंग्स को और हेड को, और प्रोवाइड करता है सपोर्ट किसमें, ड्यूरिंग ब्रीथिंग के अंदर भी ये प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है, किसके अंदर, ब्रीथिंग के अंदर। कौन, रिब केज। किस किस से बना होता है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये वेंट्रल में क्या हो गया, वो डोर्सल में क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रल में क्या हो गया, स्टर्नम, लेटरल में रिब्स हो गई, और इंफीरियर में क्या प्रेजेंट हो गया, डायाफ्राम। इस तरीके से बनके रिब केज का फॉर्मेशन होता है, जो किस किस को प्रोटेक्ट करते हैं, लंग्स को और हेड को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। उसके बाद अपन ने बात की थी, ऊपर ने अपने बात कर ली थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कंडक्टिंग पार्ट
और रेस्पायरेटरी पार्ट, वो मेनली एयर के लिए होते हैं कि कहाँ कहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो फंक्शनली अपन ने बात की थी। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम की रेस्पायरेटरी ट्रैक के बेसिस पे, मतलब जो अपनी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से जो ट्रैकिया डिवाइड होकर कहाँ आ रही है, एल्वेलाई तक, उसके बेसिस पे बात करेंगे कहाँ उसका स्ट्रक्चरली रोल है और कहाँ उसका फंक्शनली रोल है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि स्ट्रक्चरली कहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरली दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, अपर रेस्पायरेटरी पार्ट और लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक। अपन यहाँ पे किसको बात कर रहे हैं, द रेस्पायरेटरी ट्रैक डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन, रेस्पायरेटरी पार्ट को अपन ने दो भाग में डिवाइड किया। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रक्चरली। अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, नोज प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है और कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मतलब एसोसिएटेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जैसे नेजल चैम्बर हो गए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई, फेरिंग्स हो गया, ये सब एसोसिएटेड छोटी मोटी जो स्ट्रक्चर आ गई किसके अंदर, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर, वो इसके अंदर आ गई। और लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट में अपन ने किस किस की बात की थी, लेरिंग्स की, ट्रेकिया की, ब्रोंकाई की और लंग्स की। ये क्या कहाँ आ गई, ये हो गया अपना अपर रेस्पिरेटरी पार्ट, ये हो गया लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट। इस अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली क्या हो गया, अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में नोज और फेरिंग्स हो गए, नीचे क्या हो गए, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स हो गए। ये अपन ने बात कर ली स्ट्रक्चरली की। अब अपन बात करेंगे फंक्शनली की। अब जो कंडक्टिंग पार्ट हो गया, कंडक्टिंग जहां गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, थर्मो रेगुलेशन होता है, मतलब जहां पे टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, उसको अपन ने क्या बोला था, कंडक्टिंग पार्ट। जो क्या होता है फंक्शनली के अंदर आता है, किसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। दो पार्ट हो गए थे, रेस्पिरेटरी पार्ट और कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आते हैं, नोज आ गया, फेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स आ गया, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये किसके अंदर आ गए, कंडक्टिंग पार्ट के अंदर, जिसके फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर और थर्मो रेगुलेशन, जहां टेम्परेचर का मेंटेन होता है, किसके अंदर, कंडक्टिंग पार्ट के अंदर। फिल्ट्रेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर आ गई और थर्मो रेगुलेशन आ गया, किसके अंदर, कंडक्टिंग पार्ट के अंदर। जहां कौन कौन से आ गए, नोज आ गए, फेरिंग्स आ गए, लेरिंग्स आ गए, ट्रेकी आ गए, ब्रोंकाई आ गए, ब्रोंक्यूल्स आ गई या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ गए। ये अपन ने बात कर ली कंडक्टिंग पार्ट की कि जहां पे गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद अपन ने बात की थी रेस्पिरेटरी पार्ट में। तो रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या क्या इंक्लूड है, रेस्पिरेटरी पार्ट में इंक्लूड है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई, जहां क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जहां एल्वियोलाई की अपन बात कर ले, वहां पे होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, जहां गैसेस का एक्चुअल में एक्सचेंज होता है, जहां ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यू में जाती है और टिश्यू से CO2 कहाँ आती है, एल्वियोलाई में। ये कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर। तो रेस्पिरेटरी पार्ट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आ गई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई, जहां क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो अपन ने क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, स्ट्रक्चरली अपर रेस्पिरेटरी पार्ट और लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट, और फंक्शनली डिवाइड किया कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट में गैसेस का एक्चुअल में एक्सचेंज होता है, जहां एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट प्रेजेंट होती है। कंडक्टिंग पार्ट में नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जहां फिल्ट्रेशन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर रहता है और थर्मो रेगुलेशन रहता है। उसके बाद अपन बात करेंगे डायाफ्राम की। चलो ठीक है, अपन ने कहाँ तक की बात कर ली, ट्रेकिया अपन ने कंप्लीट कवर कर लिया। ट्रेकिया कंप्लीट करने के बाद अपन कहाँ पे आ गए कि जो डायाफ्राम रहता है कहाँ प्रेजेंट रहता है, लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है, जिसका ब्रीथिंग के अंदर रोल रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे किसके, लंग्स के बारे में, कि जो लंग्स के नीचे डायाफ्राम रहता है उसकी बात करेंगे। फिर जो लंग्स रह गया, जहाँ ट्रेकिया एंटर करके किसमें एंटर कर रही है, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई किसके अंदर रहती है, लंग्स के अंदर, तो अपन उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डायाफ्राम। डायाफ्राम के फीचर की बात करेंगे तो डायाफ्राम कैसा होता है, डोम शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है। डायाफ्राम क्या रहता है, डोम शेप का रहता है, मस्कुलर ऑर्गन रहता है और इनरवेटेड बाय फ्रेनिक नर्व। ये फ्रेनिक नर्व से क्या रहता है, इनरवेटेड रहता है, मतलब इसके अंदर फ्रेनिक नर्व पाई जाती है, किसके अंदर, डायाफ्राम के अंदर। तो डायाफ्राम कैसा रहता है, डोम शेप का रहता है और इसमें फ्रेनिक नर्व प्रेजेंट रहती है, इन्वर्टेड रहता है ड्यू टू फ्रेनिक नर्व। इसकी पोजीशन क्या रहती है, ये प्रेजेंट लाइज बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, डायाफ्राम प्रेजेंट रहता है। किस किस के बीच में, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम कैसा रहता है, डोम शेप का रहता है, इन्वर्टेड रहता है, किससे, फेरिक नर्व से, और किस किस के बिटवीन प्रेजेंट रहता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में प्रेजेंट रहता है। और इसका फंक्शन क्या रहता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम
प्ले ए मेजर रोल ड्यूरिंग नॉर्मल क्विक ब्रीथिंग। ये नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर किसका रोल रहता है? डायाफ्राम का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जब अपन नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अपन इंस्पायर करते हैं, जब डायाफ्राम का रिलैक्सेशन होता है तब अपन एक्सपायर करते हैं, एक्सपायरेशन होता है। तो डायाफ्राम के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा कि ये डोम शेप का होता है, इन्वर्टेड बाय फ्रेनिक नर्व प्रेजेंट रहती है, और ये किस किस के बिटवीन पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी, मतलब अपर को अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और पेट वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। तो इन दोनों के बिटवीन में पाया जाता है कौन? डायाफ्राम। इसका फंक्शन क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम या फ्रेनिक मसल्स प्ले ए मेजर रोल ड्यूरिंग नॉर्मल क्विक ब्रीथिंग या यूपोनिया। इसके अंदर क्या रहता है? मेजर रोल रहता है किसका? डायाफ्राम का। जब डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मेजर रोल प्ले करता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर। उसके बाद अपन ने बात कर ली थी डायाफ्राम की। डायाफ्राम के बाद अपन बात करेंगे लंग्स की, कि जो लंग्स प्रेजेंट रहते हैं, लंग्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? डायाफ्राम के जस्ट ऊपर, जहाँ ट्रेकिया कंप्लीट करता है अपना एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई के अंदर एयर आ जाती है, और लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? एल्वियोलाई। तो अपन बात करेंगे लंग्स की, जो अपना मेजर पार्ट हो गया। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर लंग्स होते हैं हर एक इंसान के अंदर। ये कवर रहते हैं बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन एंड कोलिड प्लूरा। डबल मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, मतलब लंग्स के बाद 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर और इनर। इनसे लेयर में बंधे हुए रहते हैं, कवर रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। आपको याद होना चाहिए। लंग्स का 1 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्लूरा। अब अपन बात करेंगे इसकी लेयर के बारे में। तो पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा को क्या बोलते हैं अपन? आउटर लेयर होती है, जो किसके क्लोज में रहती है? थोरेसिक वॉल के क्लोज में। और जो विसरल प्लूरा रहती है वो इनर लेयर रहती है, जो किसके क्लोज में रहती है? लंग्स की सरफेस के, क्लोजली कवर द सरफेस ऑफ द लंग्स। एक रहती है आउटर, जो बाहर, मतलब जैसे आपको पता है कि लंग्स प्रेजेंट है तो ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? थोरेसिक कैविटी में। तो जो आउटर रहती है वो डेफिनेटली बात है यार, वो किसके पास में रहेगी? किसके क्लोज में रहेगी? थोरेसिक वॉल के पास में, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पेराइटल प्लूरा। और जो इनर रहती है वो लंग्स के पास में रहती है, जिसको अपन बोलेंगे विस्लर प्लूरा। तो लेयर की बात हो गई कि लंग्स 1 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। तो 2 मेम्ब्रेन हो गई। आउटर को अपन क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा, और इनर को अपन क्या बोलते हैं? विस्लर प्लूरा। तो 2 तरीके की मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं कौन? लंग्स। उसके बाद अपन बात करेंगे कि दोनों मेम्ब्रेन रहती है उनके बीच में भी तो स्पेस रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। अब अपन बात करेंगे कि जो दोनों मेम्ब्रेन हो गए, आउटर प्लूरा और विसरल प्लूरा, इनके बीच में भी एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। स्पेस बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल प्लूरा कंटेन प्लूरल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में? पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में प्लूरल कैविटी होती है, जिसके बीच में कौन सा फ्लूइड भरा रहता है? प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। अभी जो प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, इसका मेजर रोल रहता है किस किस के? इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहता है। क्या मेजर रोल रहता है? सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? प्लूरल फ्लूइड के फंक्शन के बारे में। अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। इसका क्या फंक्शन रहता है? कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। मतलब ये जो फ्लूइड भरा रहता है प्लूरल कैविटी के बीच में, जिसको अपन प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, यह क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाता है दोनों आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन को। किससे? फ्रिक्शन से बताता है कौन? प्लूरल फ्लूइड। और ये क्या करता है? स्मूथ मूवमेंट करता है दोनों लंग्स के बीच में, मतलब दोनों लेयर के बीच में क्या करता है? स्मूथ मूवमेंट करता है, और ये फ्रिक्शन से बचाता है कौन? प्लूरल फ्लूइड। तो आपको क्या बात हो गई? लंग्स रहते हैं जो एक पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जो एक मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, जो डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं कौन? लंग्स। जिसके अंदर आउटर प्लूरा हो गए, जिसको अपन पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक हो गए इनर, जिसको अपन विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई। इन दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी होती है, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाता है कौन? प्लूरल मेम्ब्रेन को ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम। जो क्या करता है? स्मूथ मूवमेंट देता है दोनों लंग्स के बीच में। अपन ने अब तक ये पढ़ा किसके बारे में? लंग्स के बारे में। अब अपन बात करेंगे कि लंग्स 2 टाइप के, आपको पता है लंग्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो 2 टाइप के हो गए, एक तो राइट हो गए और लेफ्ट हो गए। तो राइट लंग्स के अंदर क्या रहते हैं? 3 लोब प्रेजेंट रहते हैं, मतलब 3 भाग में डिवाइड किया गया है राइट लंग्स को, और लेफ्ट लंग्स को सिर्फ 2 भागों में डिवाइड किया गया।
राइट लंग्स इधर हो गया, लेफ्ट लंग्स इधर हो गया, तो इसके अंदर राइट लंग्स के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, मतलब 3 हिस्से प्रेजेंट होते हैं, और जो लेफ्ट लंग्स रहता है उसके अंदर 2 हिस्से प्रेजेंट रहते हैं। राइट लंग्स जो रहता है उसके अंदर सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर फीचर्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसको अपन जो है लोब डिवाइड रहते हैं, ये किसके द्वारा डिवाइड रहते हैं, फीचर्स के द्वारा, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल फीचर और ओब्लिक फीचर प्रेजेंट रहते हैं। और जो लेफ्ट लंग्स रहता है उसमें अंदर 2 ही लोब प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, और इनके अंदर जो फीचर से डिवाइड रहता है वो एक ही टाइप का फीचर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं ओब्लिक फीचर। ये बात हो गई। राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल लोब, जो इसके अंदर 2 फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग्स के अंदर हॉरिजॉन्टल फीचर, ओब्लिक फीचर। लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 तरीके के लोब प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, जिसके अंदर एक ही फीचर प्रेजेंट रहता है, कौन, ओब्लिक फीचर। अब आपने ये एक चीज नोटिस की होगी, लेफ्ट लंग्स के अंदर एक चीज और जो प्रेजेंट रहती है, जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक नॉक। यहाँ पे ये लेफ्ट लंग्स हो गए, यहाँ पे एक इतनी सी कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक। जहां पे क्या प्रेजेंट रहता है, डिप्रेशन, मतलब एक कैविटी सी प्रेजेंट रहती है, किसके अंदर, लेफ्ट लंग्स के अंदर, जो अकोमोडेट करती है किसको, हेड को। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, अपना हेड प्रेजेंट रहता है, कहाँ, लेफ्ट लंग्स के अंदर। कोई आपसे पूछ ले कि अपना लंग्स कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो अपना जो लेफ्ट लंग, वो सॉरी, जो कोई आपसे पूछ ले कि आपका हेड कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो आपको क्या बताना है कि अपना जो लेफ्ट लंग्स है ना, उसके अंदर नीचे एक छोटी सी कैविटी प्रेजेंट रहती है इस टाइप की, जहां पे अपना लंग्स प्रेजेंट रहता है, जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक नॉक। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉक। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, लेफ्ट लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, कौन, कार्डियक नॉक, जो एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा अंदर से दबा हुआ हिस्सा रहता है, जहां अपना लंग्स प्रेजेंट रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉक। तो अपन ने क्या पढ़ा अभी लंग्स के बारे में, कि चलो लंग्स के बारे में क्या पढ़ा कि एक पेयर में रहते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन रहती है, जिसको प्लूरा बोलते हैं, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, जिसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, जिसके अंदर प्लूरल कैविटी बोलते हैं, और उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन से बताता है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग एंड स्मूथ मूवमेंट देता है लंग्स को। फिर अपन ने बात की लंग्स 2 टाइप के होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। इसके अंदर फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल फीचर और ओब्लिक फीचर। और लेफ्ट लंग्स के अंदर सिर्फ 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। इसके अंदर एक फीचर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन ओब्लिक फीचर बोलते हैं। लेकिन लेफ्ट लंग्स के अंदर एक छोटी सी कैविटी या ऐसे छोटी सी जगह रहती है, जहां पे अपना हेड प्रेजेंट रहता है, जिस जगह को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉक, जहां पे एकोमोडेट रहता है अपना हेड, कहाँ पे, लेफ्ट लंग्स के अंदर। अब अपन इस स्ट्रक्चर से समझेंगे। देखो इस स्ट्रक्चर में ये हो गया राइट लंग्स। अपन ने राइट लंग्स में बात की थी कि 3 लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब, जहां पे 2 फीचर प्रेजेंट होते हैं, एक तो ओब्लिक फीचर और एक हॉरिजॉन्टल फीचर। सिर्फ हॉरिजॉन्टल फीचर राइट लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। आपको याद रखना है कि मिडल लोब और हॉरिजॉन्टल फीचर सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, राइट लंग्स के अंदर। किसके अंदर, राइट लंग्स के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करेंगे लेफ्ट लंग्स की। तो ये हो गया सुपीरियर लोब और ये हो गया इंफीरियर लोब। ये हो गया इंफीरियर, यहाँ गलत मार्क कर रखा है, ये हो गया इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, अब ये किसके द्वारा डिवाइड है, ओब्लिक फीचर के द्वारा। और लेफ्ट लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, कार्डियक नॉक प्रेजेंट रहती है, जहां क्या प्रेजेंट रहता है, हेड। जहां क्या प्रेजेंट रहता है, हेड प्रेजेंट रहता है। किसके अंदर, लेफ्ट लंग्स के अंदर। तो आपको याद समझ में आ गया कि राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब रहते हैं। और राइट लंग्स के अंदर हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक फीचर प्रेजेंट होता है, और लेफ्ट लंग्स के अंदर सिर्फ ओब्लिक फीचर प्रेजेंट रहता है। ये अपन ने बात कर ली किसकी, लंग्स के बारे में। और ये आप मेम्ब्रेन भी दे सकते हो कि यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। और ये पेराइटल प्लूरल हो गई, जो थोड़ी सी कैविटी के क्लोज में रहती है। और ये विसरल प्लूरल हो गई, जो कवर करती है लंग्स को, जो लंग्स के क्लोज में रहती है, विसरल प्लूरल। ये बात हो गई लंग्स की। अब अपन बात करेंगे ब्रोंक्यूल्स की। अपन ने बात की थी ट्रेकिया किसमें डिवाइड हुई, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में। फिर ये ब्रोंकाई किसमें रिपीटेडली डिवीजन होती रहती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। और फिर रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये डिवाइड रहती है। फिर बात आती है एल्वियोलर डक्ट की।
एल्वियोलर डक्ट किस में डिवाइड होती है, एल्वियोलर सैक के अंदर, और एल्वियोलर सैक किस में डिवाइड होती है, एल्वियोलाई के अंदर, जहां एक्चुअल में गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो ट्रेकिया डिवाइड होते होते कहाँ पे पहुंच जाती है, एल्वियोलाई में, जहां बीच की आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर। अब आपको एक मेजरली चीज पता होगी, तो ट्रेकिया से लेके, कहाँ से, ट्रेकिया से लेके जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट, जहां ओनली गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी एक्सचेंज पार्ट नहीं होता। कहाँ पे, कंडक्टिंग पार्ट में। एक तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, थर्मो रेगुलेशन करती है, अपने टेम्परेचर, जो एयर अपने बॉडी के अंदर जा रही है वो किस टेम्परेचर जा रही है उसको कंट्रोल करती है। और क्या रहता है, गैसेस का ह्यूमिडिफाई करती है गैसेस को। और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक का पार्ट होता है, ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट। ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट होता है। कौन सा, ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर तक का पार्ट हो गया। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पार्ट। तो ट्रेकिया से कहाँ गई, एल्वियोलाई के अंदर, जहां होता है गैसेस का एक्चुअल में एक्सचेंज। और ये एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होती है, लंग्स के अंदर, जो अपन ने लंग्स को डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद अपन बात करेंगे एल्वियोलाई की, कि एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एल्वियोलाई क्या होती है, थिन वॉल होती है, जो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैलून लाइक एयर सैक स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या हो गई, फंक्शनल यूनिट है किसकी, लंग्स की। ये क्या हो गई, स्मॉल थिन वॉल बैलून लाइक एयर सैक होती है, जो एक फंक्शनल यूनिट है किसकी, लंग्स की, जहां होता है गैसेस का एक्सचेंज, जो एक मेन साइट है गैसेस का एक्सचेंज की। अपन ने क्या पढ़ा एल्वियोलाई के बारे में, कि स्मॉल होती है, थिन वॉल होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहां क्या होती है, जो इसकी फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, लंग्स, और जो मेन साइट है किसकी, गैसियस एक्सचेंज की, कौन, एल्वियोलाई। उसके बाद अपन इसके फीचर की बात करेंगे। ये रिचली सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। ये प्रोवाइड करती है वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, मतलब गैसेस के डिफ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, कौन, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के अंदर क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज भरी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। और ये क्या प्रोवाइड करती है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। किसके डिफ्यूजन के लिए, गैसेस के डिफ्यूजन के लिए। जब CO2 का एक्सपायरेशन होता है, जब CO2 टिश्यू से एल्वियोलाई में आती है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यू में जाती है, उसके जो डिफ्यूजन होता है उसके लिए क्या करती है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। उसके बाद क्या रहती है, जो 300 मिलियन एल्वियोलाई रहती है वो प्रेजेंट रहती है किसमें, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर कितनी एल्वियोलाई प्रेजेंट रहती है, 300 मिलियन। आपको याद रखना है कि 300 मिलियन एल्वियोलाई किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, लंग्स के अंदर। और जो इसका सरफेस एरिया रहता है किसका, एल्वियोलाई का, वो 70 to 100 मीटर स्क्वायर रहता है, मतलब वो 40 to 50 टाइम ग्रेटर होता है किससे, स्किन से, कौन, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया। अब अपन ने बात करी, क्या क्या बात करी एल्वियोलाई के बारे में, कि ये स्मॉल होती है, थिन वॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर या एयर सैक होती है। ये फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लंग्स की। ये मेन साइट होती है गैसेज के एक्सचेंज की, जहाँ एक्चुअल में गैसेज का एक्सचेंज होता है। इसके फीचर क्या कहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। ये प्रोवाइड करती है वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, गैसेज के एक्सचेंज के लिए क्या करती है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रदान करती है। उसके बाद यहाँ क्या प्रेजेंट रहती है, 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट रहती है, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। एक लंग्स के अंदर 300 मिलियन, आप जान सकते हो कितनी ज़्यादा मात्रा में एल्वियोलाई प्रेजेंट है, जहाँ अपने गैसेज का एक्चुअल में डिफ्यूजन होता है। उसके बाद इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 70 to 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 40 to 50 टाइम क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, स्किन से। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि एल्वियोलाई के बारे में अपन ने बेसिक से जान लिया कि ये स्मॉल होती है, फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, जहाँ गैसेज का एक्सचेंज होता है, और हर एक लंग्स के अंदर 300 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती है, और इसका सरफेस एरिया 70 to 100 मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे एल्वियोलाई की वॉल के बारे में। अब अपन बात करेंगे एल्वियोलर वॉल के बारे में, कि जो एल्वियोलाई है उसको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो एल्वियोलर वॉल होती है वो 2 टाइप की न्यूमोसाइट सेल प्रेजेंट रहती है, किसके अंदर, एल्वियोलाई की वॉल के अंदर। एल्वियोलर वॉल कंटेन 2 टाइप ऑफ न्यूमोसाइट्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट्स, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है, और ये थिन होती है और फ्लैट होती है, कौन, टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट्स। एल्वियोलर वॉल के अंदर 2 टाइप की कंटेन होती है न्यूमोसाइट। एल्वियोलर वॉल कंटेन 2 टाइप ऑफ न्यूमोसाइट्स,
पहली होती है टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट्स, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है, जो थिन होती है और फ्लैट होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, जहाँ मेन साइट होती है जहाँ गैसेज का एक्सचेंज होता है, जहाँ डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का। बात कर लिए अपन ने एल्यूलर वॉल के बारे में। जो पहली एल्यूलर वॉल होती है वो कौन सी होती है, टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट्स, जिसके अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट रहती है, जो थिन होती है और फ्लैट होती है, जिसका फंक्शन होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन करना। अब अपन बात करेंगे टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स के बारे में, जो इसकी सेकंड नंबर की एल्यूलर वॉल के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो कौन सी रहती है, सेकंड टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स। इसको अपन क्या, जो किससे बनी होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से। किससे, क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल से बनी होती है। कौन, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स। और टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट किससे बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से। और जो टाइप सेकंड न्यूमोसाइट सेल होती है उसका फंक्शन क्या होता है, ये सीक्रेट करते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। क्या सीक्रेट करती है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, जिसका कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब ये जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है ये किस किस से बना होता है, ये बना होता है मेनली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से। क्या होता है, इसका सर्फेक्टेंट बना होता है। तो एल्यूलर वॉल के अपन ने बारे में क्या पढ़ा, सबसे पहली पढ़ी टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है, जो थिन होती है, फ्लैट होती है, इसका मेन फंक्शन होता है गैसेज का एक्सचेंज करना। दूसरी अपन ने बात करी टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स के बारे में, जो क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल से बनी होती है। कौन सी, क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल से बनी होती है, जिसका फंक्शन होता है सीक्रेट करना पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। किसका सीक्रेट करना, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, जिसका कंपोजिशन होता है मेनली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कौन, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। अब आप बात करोगे कि ये पल्मोनरी जो सर्फेक्टेंट होता है इसका फंक्शन क्या होता है। पहले का फंक्शन अपन ने समझ लिया, जो टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट से उसका मेन फंक्शन क्या था, गैसेस का एक्सचेंज करना। अब दूसरी बात आ गई, जो टाइप सेकंड न्यूमोसाइट से उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन ये है कि ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट रिलीज करती है, जो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये रिड्यूस करती है सरफेस टेंशन इनसाइड द एल्यूलाई। क्या करती है, रिड्यूस करती है टेंशन को। कौन सी, सरफेस टेंशन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। कौन, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है। उसके बाद ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है कोलेप्स ऑफ एल्यूलाई ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। दूसरा काम ये क्या करती है, कोलेप्स होने से रोकती है किसको, एल्यूलाई को, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब अपन अपनी बॉडी से CO2 को बाहर निकालते हैं तब अंदर से प्रेशर बनता है, किसके अंदर, एल्यूलाई के अंदर। तो उसको जो कोलेप्स होने से रोकती है, किसको, एल्यूलाई को। वो कौन रोकती है, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट, जो सर्फेक्टेंट रिलीज करती है उससे ये रोकती है। और क्या करती है, मेक करती है ब्रीथिंग को इजी बनाती है। कौन, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट, जिसके अंदर क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट रिलीज करता है, जो किस किस से बना होता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से, जिसके फंक्शन हो गए रिड्यूस करती है सरफेस टेंशन को जो इनसाइड होती है एल्यूलाई के अंदर, और प्रिवेंट करती है कोलेप्स होने से किसको, एल्यूलाई को, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और मेक करती है ब्रीथिंग को इजी बनाती है। कौन, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट्स। अब अपन बात करेंगे जो एल्यूलर मैक्रोफेज प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एल्यूलर मैक्रोफेज, जिसको अपन डस्ट सेल भी बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे एल्यूलर मैक्रोफेज को, जिसको अपन डस्ट सेल्स भी बोलते हैं। अब आप मैक्रोफेज का नाम सुनते ही ये समझ जाते होंगे कि वो किसी न किसी फॉरेन पार्टिकल्स को या बैक्टीरिया को खाती होंगी, मतलब उनको नष्ट करती होंगी। मेनली कहीं पर भी आप जैसे मैक्रोफेज का नाम सुन रहे हो तो वहाँ के वो डस्ट पार्टिकल्स या एनी अदर फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया को क्या करती है, वो नष्ट कर देती है। तो यह क्या करती है, फेगोसाइट्स, डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड फॉरेन मटेरियल, ये क्या करती है, जो एल्यूलाई के अंदर फेगोसाइट्स, तो इसका खुद का नाम है कि ये फेगो कर रही है, खा रही है, मैक्रोफेज। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को और फॉरेन मटेरियल जो एल्यूलाई के अंदर आ जाते हैं उनको ये खा जाती है। जो हेल्प क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, किसकी, लंग्स की, हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स। तो एल्यूलर मैक्रोफेज या डस्ट सेल क्या होती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया अपने लंग्स के अंदर या एल्यूलाई के अंदर एंटर करते हैं उनको ये क्या करती है, खा जाती है। मतलब एक तरीके से अपने लंग्स के लिए डिफेंस का काम कर रही है। किसका, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ लंग्स। एक बार और अपन रिकॉल करते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा। एल्यूलाई क्या होती है, स्मॉल थिन वॉल होती है जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, लंग्स होती है, जहाँ पे मेन साइड क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, कहाँ, एल्यूलाई के अंदर। इसके फीचर क्या हो गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, प्रेजेंट रहती है, जो प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया, किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए।
जहाँ पे 300 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होती है हर एक लंग्स के अंदर, जिसका सरफेस एरिया होता है 70 to 100 मीटर स्क्वायर, जो 40 to 50 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, स्किन से। फिर अपन बात करेंगे एल्वुलर वॉल के बारे में। इसमें 2 टाइप की एल्वुलर वॉल प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट प्रेजेंट रहती है टाइप फर्स्ट निमोसाइड, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट रहती है, जो थिन होती है, जिसका फंक्शन रहता है मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, जहाँ डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का एंड CO2 का। उसके बाद अपन बात करेंगे टाइप सेकंड निमोसाइड्स के बारे में, जहाँ क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट रहती है, इसका फंक्शन होता है सीक्रेट करने का, कौन, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, जो फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है, जिसका मेनली क्या फंक्शन रहता है, जो रिड्यूस करता है सरपेंट टेंशन को किसके अंदर, एल्वुलाई के अंदर, जो प्रिवेंट करता है, रोकता है कोलेप्स होने से किसको, एल्वुलाई को ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और मेक करता है ब्रीथिंग को इजी बनाता है। और एल्वुलाई के अंदर एल्वुलर मैक्रोफेज या डस्ट सेल भी प्रेजेंट रहती है, जो क्या करती है, डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया फॉरेन मटेरियल्स को क्या करती है, फेगोसाइट करती है, मतलब खा जाती है, और हेल्प करती है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ लंग्स, मतलब हेल्प में एक तरीके से सैनिक की तरह काम करती है, उसके डिफेंस मैकेनिज्म में पूरी तरीके से रोल रहता है किसका, एल्वुलर मैक्रोफेज सेल का रोल रहता है किसके अंदर, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। अब अपन ये एल्वुलाई के स्ट्रक्चर समझेंगे, जिसके अंदर अपन बात करेंगे। तो एल्वुलाई क्या रहती है, सबसे पहले यहाँ क्या प्रेजेंट रहती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से अपना क्या रहता है, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंजिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या पार्ट हो गया, एक्सचेंजिंग पार्ट, ये अपना एक्सचेंज वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वुलर डक्ट आती है, फिर आती है एल्वुलर सेक, और ये एल्वुलर सेक अपना कंप्लीट एल्वुलाई हो गया। यहाँ टाइप फर्स्ट एल्वुलर सेल प्रेजेंट होती है, यहाँ जिसको एल्वुलर एपिथेलियम बोलते हैं। यहाँ एक्सचेंज पार्ट में 3 प्रकार की जो एल्वुलाई का जहां पर एक्सचेंज होता है वहां 3 टाइप की सेल प्रेजेंट रहती है, कहाँ, एक्सचेंज वाले पार्ट में, जिसको अपन आगे वाले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, ऑक्सीजन को अपन इनहेल करते हैं, मतलब ये होती है कैपिलरीज, अपनी जो टिश्यू के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वहाँ ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 को अपन टिश्यू से बाहर निकालते हैं, कहाँ पे, एल्वुलाई के अंदर। तो ये आपने ओवरव्यू समझ लिया होगा एल्वुलाई का, कि ये एल्वुलाई में टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वुलर डक्ट होती है, ये एल्वुलाई की स्ट्रक्चर हो गई। इसके अंदर अपन ये एक तरीके से एयर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर अपन ने बात कर ली किसकी, एल्वुलाई की। ये आपका आज का इस लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अपन ने कंप्लीट रेस्पिरेटरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, जो भी ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से एल्वुलाई तक आता है, जहां गैसेज का एक्सचेंज होता है, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर अपन ने बात करी एक्सटर्नल नोस्ट्रल की, फेरिंग्स की, लेरिंग्स की, ट्रेकिया की, उसके बाद अपन ने बात करी ट्रेकिया की बात करने के बाद डायाफ्राम की और लंग्स की, और उसके बाद अपन ने बात करी एल्वुलाई की। सबको अपन ने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा है। अपन ने एनसीईआरटी तो कवर अप की ही की है, उसके बाद एनसीईआरटी से भी ज़्यादा थोड़ा सा एड ऑन किया है कि जो भी आपके नीट के अंदर बाहर से क्वेश्चन आ सके वो यहीं से कवर अप होगा। और मैं आपको दावे के साथ गारंटी दे सकता हूँ कि इन्हीं नोट से पूरा नीट के अंदर पेपर बनने वाला है, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी कवर करने के साथ साथ जो एनसीईआरटी के डायग्राम है उनको भी कवर किया है, और जो एक्सटर्नल जितना भी बाहर से बन सकता है 1 या 2 क्वेश्चन जो भी हर साल बनते हैं 90 में से, अपन तैयारी कर रहे हैं 360 आउट ऑफ 360 की। यदि 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं तो वो इन्हीं नोट से आपके बाहर से बन जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ इन नोट्स की भी रीडिंग करनी है और अच्छे से इसको समझना है। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने क्या कंप्लीट किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यदि आपको इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इन फ्यूचर अपडेट आती रहेगी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बताता रहूंगा। आज के इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।